नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे अभी जो ये आपका युद्ध स्टार्ट हो गया है सुबह 4:52 पे यूक्रेन और रशिया के बीच में, क्योंकि बहुत दिनों से एक कन्फ्लिक्शन चल रहा था दोनों में, वर्चस्व की लड़ाई। कि यूक्रेन जो है वो एक्चुअल में नाटो का सदस्य होना चाहता है। नाटो एक सैन्य संगठन है 30 देशों का, जिसमें मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज हैं लाइक जर्मनी, फ्रांस, आपका ब्रिटेन, और उसके बाद यूएस जो है उसी महाशक्तियाँ वहाँ का पार्ट है, जो अगर किसी भी युद्ध की स्थिति में वो अपना सैन्य बल प्रोवाइड करती हैं। तो वह कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से, आज के करीब 100 साल पहले से, जब रूस की क्रांति हुई। रूस की क्रांति के समय में जो है ये आपका अ, यूक्रेन जो है वो रशिया का ही पार्ट था। तो फिर उसके बाद जब आपका सोवियत यूनियन का गठन जब हुआ 1999 तक, जो है वो यूक्रेन जो है वो रशिया में ही था। उसके बाद विघटन के बाद सोवियत यूनियन जब टूटा, तो आपकी जो है 15 कंट्रियाँ सोवियत यूनियन से बनी, जिसमें लिथुआनिया और मैक्सिमम कंट्री, बेलारूस हो गया आपका, अ, ये आपका यूक्रेन हो गया, ये सारे जो है डिवाइड हो गए। तो अभी भी आज भी आप देखेंगे तो 40% जो है आपकी पॉपुलेशन यूक्रेन की वो रशियन लैंग्वेज बोलती है। वो एक्चुअल में एक तरह से देखा जाएगा तो रशिया का ही पार्ट रहा है। तो मैटर क्या रहा है? मैटर ये है कि जो भी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो भी उसकी कंट्रियाँ रही हैं, अब तो 2000 जो है मैक्सिमम जो बॉर्डर शेयर करती थी यूरोप और रशिया का, वो कंट्रियाँ जो है कहीं न कहीं से नाटो के में शामिल हो गई हैं। और अपना यूक्रेन जो है वो रह गया था। वो भी जो है चूँकि सैन्य बल अपना बढ़ाना चाहता है, हर कंट्री अपना वर्चस्व जो है अपने स्टेबिलिटी चाहती है, इस वजह से वो भी एक तरह से नाटो संगठन को का पार्ट बनना चाहता था। अ, और यूरोप का क्या बेनिफिट है उसको बनाने का? तो मतलब उससे यूरोप का क्या प्रॉफिट होता है अगर यूक्रेन यूक्रेन जो है नाटो का पार्ट बने? तो यूरोपियन कंट्री का क्या फ़ायदा है कि यूरोपियन कंट्री जो है वो आपका ये रशिया के बॉर्डर पे पहुंच जाएगी। अभी पोलैंड तक जो है आपका यूरोपियन कंट्री जो नाटो संगठन है, पोलैंड तक है। पोलैंड एक्चुअल में यूक्रेन का बॉर्डर है। तो आप देख सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में वॉर की स्थिति है। वॉर का रीजन यही है कि यूक्रेन जो है नाटो का संगठन में शामिल होना चाहता है, और रशिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो का संगठन में शामिल हो। और वॉर स्टार्ट कैसे हुई? यूक्रेन ने कभी नहीं इस चीज़ का दावा किया था कि हाँ वो वो रशिया से वॉर करना चाहता है। वो एक समझौते की ओर अग्रसर था, और बस उसको ये शांतिपूर्ण तरीके से वो आपका नाटो का पार्ट बनना चाहता था। पर हुआ यूँ कि जो महाशक्तियाँ हैं लाइक ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, ये सब जो है अपनी रशिया, ये सब जो है एक तरह से का देखा जाए, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, ये सारी कंट्रियाँ जो है रशिया को एक तरह से एनहांस करी, ये बोल करके कि जो है आप जो है यूक्रेन को ऐसे ही नहीं जो है रोक सकते। उसका राइट है, वो सोवरेन कंट्री है, संप्रभुत्व कंट्री है। तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, अगर वो आना चाहता है तो वो आएगा। ये कह करके उन्होंने एक तरह से जो है रूस भी अब देंगे महाशक्ति है, तो वो उसको जो है इन्होंने बराबर चैलेंज किया है, एंड बैकडोर से रशिया को। तो रशिया को बैकडोर से चैलेंज आ रहा था बराबर। और अगर रशिया को इस लेवल तक मतलब वो मिला था चैलेंज कि आप अगर युद्ध कर की स्थिति में आएंगे तो हम भी शांति तरीके से नहीं बैठेंगे। इस तरह से कि जो है गिदड़ बत्ती, या फिर हो सकता है कि सही में आपने जो है यूक्रेन को जो है संरक्षण देने की बात नाटो कह रहा था, नाटो संगठन कह रहा था। तो उस बिहाफ पे यूक्रेन तब भी युद्ध के लिए कभी नहीं तैयार था, पर कभी नहीं जो है राजी था। पर जो कि आपके व्लादिमीर पुतिन एक रशियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो बहुत पुराने ज़माने से वो सैन्य सुरक्षा बल में तैनात रहे हैं रशिया के। तो उनका जो है ये सोचना रहा कि अगर अब एक महाशक्ति होकर के इतने लोगों ने उसको बोल दिया कि आप जो है एक यूक्रेन जो आपका पहले से ही पार्ट रहा है, उस पे आप अगर प्रतिबंध लगाते हैं नाटो में सम्मिलित होने पे, तो हम आपको देख लेंगे।
इस तरह से जो है चेतावनी दी गई, तो उसको अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़ी और यूक्रेन पर हमला जो है, मुझे ये लगता है कि नाटो संगठन, जो इसके बयान ही जो है वो प्रमुख कारण है जिससे व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपना जो है मतलब पीछे नहीं हट सके और आपको युद्ध करना ही पड़ा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा आने वाले समय में? जैसा कि मुझे लगता है कि अगर ये अभी भी पहले तो ये था कि यूक्रेन को जैसे था वैसे रहना देना था। नाटो संगठन को बोलना था कि नहीं नहीं, ये हमारा पार्ट नहीं रहेगा, जैसा है ये वैसा स्पंज बेस्ड रहेगा। और सेम जो है आपका रशिया भी उस केस में कोई लड़ाई नहीं होती। मतलब वो यूक्रेन जो है एक बफर की तरह रहता यूरोप के लिए भी और आपका रशिया के लिए भी। पर आज की डेट में सिचुएशन ये है कि अब अ, रशिया जो है वो लगभग लगभग यूक्रेन को जो है तीन तरफ से घेर लिया है और कुछ ही मतलब मुझे लगता है अभी से 24 आवर और अभी 24 तारीख है आज, यहाँ इंडिया में 10 बज रहे हैं, तो मुश्किल से 24 से 48 घंटे में पूर्ण रूप से जो है, अगर और नाटो संगठन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वो उसको इन्वेट कर लेगा, मतलब उसको सरेंडर करवाने में शामिल मतलब कामयाब हो जाएगा रशिया, जिस तरह से उसका बेलारूस के साथ मिल करके हमला हो रहा है। और और अगर ये अपना यूरोपियन कंट्री है मतलब नाटो संगठन इस केस में शांत रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, तो यहीं पे भी युद्ध समाप्त हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि अ, आपका ये नाटो संगठन में अमेरिका या इसके प्रमुख कंट्री जो नाटो की है वो एक पार्ट ले युद्ध में। और उस केस में क्या होगा, रशिया फिर पोलैंड या फिर और सारे देशों पे भी उसने पहले से ही क्लियर कर ये बोल दिया पुतिन जी ने कि जो है अगर कुछ भी होता है तो कोई भी देश में हमारे ये पर्सनल युद्ध है, अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्व होगा तो हम उसका जो है अ, वो एक तरह से मैं उसको एनिमी की तरह उस कंट्री को लूँगा। तो ये है। अब रशिया जो है वो अकेले एक पहले तो कैपेबल है, उसके अलावा चाइना भी प्रेजेंट टाइम में वो ताइवान पे कब्जा चाहता है, तो उसको भी एक रीजन मिल जाएगा, इसलिए वो रशिया के सपोर्ट में है। वो कभी भी जो है अभी आज सुबह चाइना से बयान आया कि अमेरिका ने भी तो जो है आपका इराक पे भी और अफगानिस्तान पे भी इस तरह से हमला करके एयर स्ट्राइक करके उसको कब्जे में लिया था, तो वो क्या था? तो वो तो उसका पार्ट भी नहीं था। इवन यहाँ पे तो रशिया का पार्ट रहा है। तो घुमा फिरा के ये कहना चाहिए कि युद्ध नहीं होना चाहिए था, पर अभी चूंकि हो गया है तो अब इसमें जो है शांतिपूर्ण तरीके से समझौता तो नहीं होगा। ये रशिया एक बार इन्वेट कर लेता है पूरे यूक्रेन को, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि अगर बाकी वर्ल्ड की कंट्रियां जो है नाटो के संगठन की कंट्रियां अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो युद्ध वहाँ पे समाप्त हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं आएगी। अगर कैसे भी करके अगर नाटो संगठन इसमें इन्वॉल्व होता है तो ये एक बहुत विकट स्थिति हो जाएगी और फिर वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ले सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल यही है कि युद्ध यहीं समाप्त हो जाए और जो भी यूक्रेन को जो है फिर से वो अपना संरक्षित राज्य की तरह का दर्जा दे या फिर फ्रीडम फ्री करे या जो भी करना है आ, वो रशिया पे है। तो ये डिसीजन रशिया पे ही छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम में। कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया, युद्ध स्टार्ट हुए अराउंड 12 आवर हो गए हैं, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम चढ़ा कर किसी कंट्री को जो है एक महाशक्ति को अपने बोल बोल करके और यूक्रेन को सपोर्ट कर करके, जबकि जब रियल बेस पे सपोर्ट की जरूरत है तो कोई भी कंट्री उसके साथ में नहीं आ रही है। ये बहुत विकट स्थिति है। इसीलिए कहते हैं कि जब युद्ध होगा तो अपनी क्षमता पे होता है, उसमें फिर ना आपको किसी संगठन पे या किसी और किसी चीज़ पे आपको भरोसा कर रहे हैं तो आप एक नासमझी की ओर अग्रसर है। रशिया अपने बेस पे लड़ रहा है, यूक्रेन को भी अपने बेस पे लड़ना होगा जब तक कि युद्ध की किसी पारमाणिक स्थिति में ना पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, और शेयर मार्केट के बारे में बोलूँगा तो मैं अभी तो वर्ल्ड लेवल पे सारा मार्केट क्रैश हो चुका है, तो इंडियन मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट है। और ऐसा लगता है कि युद्ध वर्ल्ड स्तर पर नहीं होता है तो एक दो दिन में अप टू मंडे से मार्केट फिर से अपनी पोजीशन ले लेगा पुरानी। निफ्टी 70,000 के ऊपर आ जाएगा, 5% आज डाउन हुआ है, वो फिर से जो है अपनी पोजीशन होल्ड करेगा। और अगर युद्ध की स्थिति आती है तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है
वर्ल्ड मार्केट जो कि इससे इम्पैक्ट होगा, तो इंडिया मार्केट भी ऑब्वियस है, ये होगा ही। धन्यवाद।